तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 विद्युत रसायन के अंतर्गत एक महा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है साहब कोलराउश का नियम। जी हाँ दोस्तों, कोलराउश का जो नियम है वो हम आज पढ़ने वाले हैं और इसके साथ इस कोलराउश नियम के एग्जाम्पल एंड अनुप्रयोग बहुत आसानी से, बहुत धमाकेदार मस्त तरीके से आपको कंप्लीट कराते हैं। तो आइए दोस्तों इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, कोलराउश का नियम किसके लिए दिया गया, किसने दिया। तो दोस्तों जो कोलराउश का नियम है, ये कोलराउश नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही ये नियम दिया था। कोलराउश नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही ये अपना नियम दिया था, उनके नाम पर ही ये नियम चलता है। ठीक है, चलो तो अब बात कर लेते हैं कोलराउश का नियम जो है ना किसके लिए था। तो ध्यान रखना दोस्तों, आज के बाद जो कोलराउश महोदय का जो अपना नियम था, ये था विद्युत अपघटनी चालकता या फिर हम कहें आणविक चालकता के लिए था। क्या? आणविक चालकता। और आणविक चालकता को दोस्तों मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। आणविक चालकता या फिर हम कहें मोलर चालकता, क्योंकि आणविक चालकता को हम मोलर चालकता भी कहते हैं। तो ध्यान रखना मेरे भाई कि जो कोलराउश का नियम था वो आपका आणविक चालकता या फिर मोलर चालकता के लिए था। अब किसकी आणविक चालकता, किसकी मोलर चालकता, तो आपको विशेष तौर से याद रखना है। कोई भी जो आपका विद्युत अपघट्ट होता है, किसी भी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता या आणविक चालकता को निकालने के लिए कोलराउश महोदय ने अपना नियम दिया, जिसे ही हम बोलते हैं कोलराउश का नियम। तो ये आप समझ गए, कोलराउश नियम का जो नियम था वो आणविक चालकता या मोलर चालकता के लिए था। किसकी आणविक चालकता, किसकी मोलर चालकता, तो किसी भी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता या मोलर चालकता निकालने के लिए था। अब इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, तो दोस्तों इन्होंने अपने प्रयोग में ये सिखाया, ये बताया, इन्होंने अपने प्रयोग में मेरे भाई बताया कि जब कोई विद्युत अपघट्ट जैसे मान के चलो ये विद्युत अपघट्ट है, ठीक है, विद्युत अपघट्ट के रूप में मान लेता हूँ यहाँ पर क्या है NaCl है, ठीक है, या फिर कोई विद्युत अपघट्ट है हमारे पास KOH, या फिर हमने मान लिया कोई विद्युत अपघट्ट है हमारे पास एसिटिक अम्ल। मैंने बोला कोई भी विद्युत अपघट्ट है ना। तो जब कोई विद्युत अपघट्ट अनंत तनुता पर, कौन सी तनुता पर? अनंत तनुता पर। अनंत तनुता का मतलब जानते हो? अनंत तनुता का मतलब जानते हो? अनंत तनुता का मतलब जब विद्युत अपघट्ट में बहुत सारा जल मिला दिया जाता है, तो वो आपका अनंत तनुता कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक पात्र है, ये हमारे पास क्या है दोस्तों? एक पात्र है, ठीक है, ध्यान रखना ये हमारे पास क्या है? एक पात्र है, ठीक है। अब इस पात्र में दोस्तों मैंने केवल और केवल 1 मोल विद्युत अपघट्ट लिया। 1 मोल क्या ले लिया? विद्युत अपघट्ट। 1 मोल विद्युत अपघट्ट मैंने यहाँ पर ले लिया। अब यदि इस 1 मोल विद्युत अपघट्ट में बहुत सारा जल मिला दूं, मैं क्या करूं? बहुत सारा जल मिला दूं, तो ये जो आपका विद्युत अपघट्ट वो अनंत तनुता पर कहलाता है। अनंत तनुता का मतलब बहुत सारा जल मिलाना, ठीक है। तो इन्होंने अपने प्रयोग में ये देखा कि जब अनंत तनुता पर, कौन सी तनुता पर? अनंत तनुता पर जब कोई भी विद्युत अपघट्ट पूर्णतः वियोजित होता है, और सिंपल सी बात है मेरे भाई, जब अनंत तनुता लाएंगे तो कोई भी जो विद्युत अपघट्ट होगा वो निश्चित तौर पर पूर्णतः वियोजित हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर जो आपका विद्युत अपघट्ट है वो NaCl है। अगर ये NaCl की अनंत तनुता पर मैं इसको वियोजित करूँ तो ये अनंत तनुता पर ये जो विद्युत अपघट्ट है पूर्णतः वियोजित हो जाएगा। मतलब जितने, जैसे 1 मोल विद्युत अपघट्ट, 1 मोल NaCl में जितने Na होंगे वो पूर्णतः अलग हो जाएंगे, जितने Cl होंगे वो पूर्णतः अलग हो जाएंगे।
कहने का मतलब एक मोल जब अनंत तनुता लाऊंगा तो ये जो आपका विद्युत अपघट्ट है पूर्णतः वियोजित हो जाएगा। मतलब जितने धनायन बनने होंगे उतने धनायन बन जाएंगे और जितने ऋणायन बनने होंगे उतने ऋणायन बन जाएंगे। अनंत तनुता पर पूर्णतः वियोजित हो जाएगा। तो देखो भाई, जब अनंत तनुता पर ये चीज़ पूर्णतः वियोजित हो जाएगी तो धनावेश अलग और फिर ऋणावेश अलग, दोनों अलग हो जाएंगे। मतलब इनके धनायन और ऋणायन के मध्य, धनायन और ऋणायन के मध्य जो बल होगा वो बल क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग, धनायन अलग ऋणायन अलग, जब अलग अलग हो जाएंगे तो इनके मध्य जो बल होगा वो निश्चित सी बात है कि वो शून्य हो जाएगा। मेरे भाई मैं एक एक शब्द आपको समझा रहा हूँ, एक एक शब्द आप समझते चलिए, आप पूरा कुछ समझ जाएंगे, सब कुछ समझ जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। तो जब अनंत तनुता पर कोई विद्युत अपघट्ट पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं तब उनके धनायन और जो ऋणायन बनते हैं उनके मध्य जो बल होता है वो शून्य हो जाता है। मतलब धनायन अलग और ऋणायन अलग हो जाते हैं, ठीक है। जब धनायन अलग और ऋणायन अलग हो जाएंगे मेरे भाई, और जब ये पूर्णतः वियोजित हो जाएगा तो ये निश्चित बात है कि हमें पता चल जाएगा कि कितने धनायन बन रहे हैं और कितने ऋणायन बन रहे हैं। अब जब धनायन और ऋणायन का हमें पता होगा तो आणविक चालकता के लिए इन आयनों का योगदान भी जो होना वो निश्चित हो जाएगा, क्योंकि धनायन ऋणायन हम जान जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इतने धनायन एनोड की ओर जाएंगे, इतने ऋणायन कैथोड की ओर जाएंगे। मतलब धनायन और ऋणायन का योगदान जो है ना निश्चित हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो ऐसा सब करते हुए, ऐसा सब जब उन्होंने देखा, ऐसा सब उन्होंने देखा तो इस आधार पर उन्होंने एक नियम प्रस्तुत कर दिया, उन्होंने एक नियम प्रस्तुत कर दिया। ध्यान रखना, अभी जो आपको दिख रही है थ्योरी ये केवल आपको ये बताती है कि ये कोलराउस नियम है, ये है क्या, क्यों दिया गया एग्जाम में। अब इस नियम के अनुसार से लिखना है ना। तो ध्यान रखना आपको, ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप सिर्फ इसलिए है कि क्यों दिया गया। अब जो है वो आपका कोलराउस नियम लिखना है आपको एग्जाम में, बाकी समझना तो पूरा ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो इस नियम के अनुसार जो कोलराउस महोदय थे, इस नियम के अनुसार इन्होंने कहा कि जब कोई भी जो विद्युत अपघट्ट होता है, किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है, कौन सी चालकता होती है, मोलर चालकता, और किस तनुता पर, अनंत तनुता पर। तो मतलब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है, अर्थात जो लैम्डा एम इन्फिनिटी होता है, लैम्डा एम इन इन्फिनिटी। देखो लैम्डा एम क्या है, मोलर चालकता, लैम्डा एम क्या है, मोलर चालकता। बट ये मोलर चालकता किस पर है, अनंत तनुता पर, तो मैंने क्या लगा दिया, इन्फिनिटी। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या बता रहा है कि ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर क्या है, मोलर चालकता। तो इनका कहना था जब अनंत तनुता पर कोई विद्युत अपघट्ट पूर्णतः वियोजित हो जाता है तब अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है वो मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं का योग होती हैं। अब ये लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस क्या है, तो ये मेरे भाई अगर मैं इस पे इन्फिनिटी लगा दूंगा तो अनंत तनुता पर धनायन की आयनिक चालकता हो जाएगी। देखो प्लस और माइनस क्या है, आयन है, क्या है, आयन। तो ये आयनिक चालकताएं हैं, ये दोनों प्लस और माइनस आयनिक चालकताएं। ये धनायन की आयनिक चालकता है और ये ऋणायन की आयनिक चालकता है, ठीक है। किस पर, अनंत तनुता पर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ते धनायन की आयनिक चालकता, धनायन की आयनिक चालकता, और ये क्या हो जाएगी, ऋणायन की आयनिक चालकता। किस पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर धनायन की आयनिक चालकता और अनंत तनुता पर ऋणायन की आयनिक चालकता। तो आज के बाद ये भी याद रखना कि मोलर चालकता को लैम्डा एम, ये तो जानते ही हो। धनायन की चालकता को किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा प्लस इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्यों लगा है, क्योंकि अनंत तनुता पर है ना। अगर इन्फिनिटी हटा देंगे तो ये धनायन की आयनिक चालकता होगी और ये ऋणायन की आयनिक चालकता होगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है अनंत तनुता पर,
वो उस विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं का योग होती है। आयनिक चालकताओं का क्या होती है मेरे भाई? योग होती है। अर्थात लैम्डा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू, अर्थात लैम्डा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस इन्फिनिटी और लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हमें किसी विद्युत अपघट्ट की आयनिक चालकताएं दी हैं, क्या दी हैं? आयनिक चालकताएं दी हैं, तो उन आयनिक चालकताओं को जब हम जोड़ देंगे तो उस विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता निकल जाएगी, ठीक है। जैसे मान के चलो हमारे पास विद्युत अपघट्ट क्या है? NaCl है। क्या है? NaCl। यदि NaCl में हमें Na प्लस की आयनिक चालकता दी है और Cl माइनस की आयनिक चालकता दी है, तो यदि इन दोनों आयनिक चालकताओं को जोड़ेंगे तो हमें NaCl की क्या मिल जाएगी? मोलर चालकता मिल जाएगी। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आयनिक चालकताओं को जब जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाती है? मोलर चालकता। और इन्होंने यही बताया था, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्ट के धनायन एवं ऋणायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का क्या होती है? योग होती है। अर्थात लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर लैम्डा प्लस इन्फिनिटी और लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। इसको आप एक डब्बे में, एक बॉक्स में बंद कर सकते हो। क्लियर हुआ मेरे भाई? तो ये हुआ आपका कोलराउस महोदय का नियम। अब दोस्तों मैं इसके एग्जाम्पल पर चलता हूं और मैं आपको इसके एग्जाम्पल बड़े धांसू तरीके से पूरे दिमाग में आपके डालता हूं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर मैंने किया था वो समझाने के लिए था, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ऊपर वाला एग्ज़ाम में लिखने के लिए नहीं है, केवल समझाने के लिए है। इस नियम के अनुसार आपको लिखना है एग्ज़ाम में, और अर्थात करके ये लिख लेना, और बस इसके एग्ज़ाम्पल जो हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ और एग्ज़ाम्पल आपको लिखना है। तो दोस्तों अब आप अपनी कॉपी में एग्ज़ाम्पल डाल लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम्पल डाल लीजिए। तो एग्ज़ाम्पल नंबर एक, जैसे दोस्तों हमें HCl की मोलर चालकता ज्ञात करना है, ठीक है। तो HCl की जो मोलर चालकता होगी आपको पता है। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा में यहाँ समझाता हूँ। HCl जो है इसमें H प्लस बनता है और Cl माइनस बनता है, ये जानते हो आप, ठीक है। NaCl होता है, उसमें Na प्लस बनता है और Cl माइनस है, आप जानता ही हो, ठीक है। जैसे आपका CH3COOH होता है, इसमें CH3COO 1 माइनस बनता है और H 1 प्लस बनता है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हो, समझते हो। क्लियर हुआ? चलो, तो अब मैं दोस्तों एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान के चलो HCl की दोस्तों मुझे मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो अब भी हमने क्या किया कि जो मोलर चालकता होती है वो आयनिक चालकताओं का योग होती है। तो इसमें आयनिक चालकताएं दो होंगी, क्योंकि एक धनायन की और एक ऋणायन की, क्योंकि H पर होता है 1 प्लस, Cl पर होता है 1 माइनस। मतलब H प्लस और Cl माइनस की जो आयनिक चालकताएं हैं उनको जोड़ देंगे तो HCl की क्या निकल जाएगी? मोलर चालकता निकल जाएगी। अर्थात हम कहें तो मोलर चालकता किसकी? लैम्डा एम इन्फिनिटी किसकी? HCl की। किसकी? HCl की। तो वो किसका योग होगी? लैम्डा। अब यहाँ प्लस नहीं लिखना, क्योंकि हमारे पास प्लस क्या है? आयन, और यहाँ पर HCl में आयन क्या है? H प्लस। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? H प्लस। लैम्डा H प्लस किसकी? इन्फिनिटी और Cl माइनस, ठीक है। तो माइनस की जगह माइनस लिखना है, बट माइनस के लिए यह हमारा कौन सा आयन है? Cl माइनस आयन है, ठीक है। तो Cl माइनस, ठीक है, इन्फिनिटी। तो ये आयन देखो, HCl की जो आयनिक मोलर चालकता है वो HCl की आयनिक चालकताओं का क्या होगी? योग होगी। यहाँ पर H प्लस क्या बता रहा है कि ये H प्लस की आयनिक चालकता है, यहाँ पर ये Cl माइनस की आयनिक चालकता। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल है ना। जैसे मान के चलो हमें लैम्डा एम इन्फिनिटी, मतलब मोलर चालकता किसकी निकालना है? NaCl की निकालना है, ठीक है। तो ये NaCl की मोलर चालकता होगी, वो NaCl आयनों की आयनिक चालकता का क्या होगी? योग होगी, ठीक है। तो NaCl में आयन क्या बनना है? Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो ये बन जाएगा लैम्डा Na प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर लैम्डा Cl माइनस इन्फिनिटी।
ओके, तो ये हो जाएगा आपका, समझे। आप थर्ड पॉइंट डाल लें, और थर्ड पॉइंट है हमारा ये CH3COOH के लिए, ठीक है। तो लैम्डा m इन्फिनिटी किसके लिए, CH3COOH के लिए क्या हो जाएगा, इनमें आयन क्या बन रहा है, CH3COO 1 माइनस और H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा, यहाँ लिख देंगे CH3COO माइनस, है ना। इसको प्लस माइनस को आगे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे नहीं कर सकते। अब माइनस को आगे भी लिख सकते हो, Na को प्लस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इन्फिनिटी और यहाँ पर लैम्डा H प्लस और ये इन्फिनिटी, समझे आप। तो किसी भी आपको विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता निकालना है तो उसकी आयनिक चालकताओं को आप जोड़ देना। जब आयनिक चालकताओं को आप जोड़ दोगे तो यहाँ से आपको मोलर चालकता आके प्राप्त हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोलराउस नियम और ये कोलराउस नियम के जो है ना एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिमाग में चले गए होंगे। मैंने तो आपको समझाया, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। कोलराउस नियम की सहायता से हम केवल आणविक चालकता या मोलर चालकता निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है उस विद्युत अपघट्ट की आयनिक चालकताओं का योग होती है अनंत तनुता पर। तो ये आपको लिखना है, फिर इसके एग्जाम्पल लिख देना। तो इस नियम के अनुसार ये और इसके एग्जाम्पल। बट आपके क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप से पूछता है कोलराउस नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो कोलराउस नियम है इस कोलराउस नियम के कुछ अनुप्रयोग भी हैं। कोलराउस नियम का उपयोग कुछ विद्युत अपघट्टों के लिए किया जाता है। तो कोलराउस नियम के अनुप्रयोग डालें, और कोलराउस नियम के 4 अनुप्रयोग हैं। नंबर 1, कोलराउस नियम का पहला अनुप्रयोग है कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में। जी हाँ दोस्तों, कोलराउस नियम की सहायता से हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर हम मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा कोलराउस महोदय का जो अनुप्रयोग है वो ये है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा भी हम ज्ञात कर सकते हैं कोलराउस महोदय से, ठीक है। चलो, तो ये कैसे करेंगे इनको मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा, ठीक है। थर्ड, अल्प विलेय लवण की हम विलेयता ज्ञात कर सकते हैं कोलराउस नियम से, ठीक है। चलो, और इसका जो 4th पॉइंट है जल की आयनिक गुणनफल के निर्धारण में, मतलब जल के आयनिक गुणनफल के निर्धारण में भी हम कोलराउस महोदय के नियम का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये 4 अनुप्रयोग हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार दोस्तों दिल से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।